हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार में, जिसका नाम है प्यारे बच्चों डिफेंस गुरुजी। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एसीसी 126 का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है आपका, उसमें आईसी इंटरेक्टिव कम्युनिकेटिव इंग्लिश का जो पेपर 1 और पेपर 2 जो है उसकी आंसर की लेके, और जो एस्पायरेंट्स जो जवान हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने पूरा कोर्स लिया था, पूरा उन्होंने वीडियोस देखी थी सारा, और स्टडी मटेरियल भी डिफेंस टू जी का लिया था, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया है। उन लोगों से बातचीत हुई है कुछ लोगों से, तो उन्होंने बताया है कि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे वो जीमेट वाला हो, चाहे वो सीजीटी वाला हो, चाहे एसीटी वाला हो। तो सारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, उन लोगों ने मेहनत की है। तो आगे जो ऐसे कैंडिडेट्स जो एसीसी 127 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं डिफेंस गुरुजी से। ठीक है, नंबर मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना कोर्स अगला जो कोर्स है एसीसी 127 के लिए, उसके लिए बातचीत कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है उसके लिए भी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर की मैं आपको देने वाला हूँ, और आप अपना पेपर है साथ लेके बैठ जाएंगे, मैच कर लेंगे, साथ साथ टिक कर लेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं जो अभी आपको आंसर की देने वाला हूँ वो सेट सी है। कौन सा सेट है वो आपका सेट सी है। ठीक है, जो सेट सी जो है उसकी आंसर की मैं आपको दे रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सेट ए भी है, सेट बी भी होता है, तो उस हिसाब से उसमें जो क्वेश्चन है ना वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप मैच कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा ये कौन कौन से हैं, उस हिसाब से आप मैच कर लेंगे। तो एसीसी 126 का जो आईसी पार्ट 1, पहले आईसी पार्ट 1 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आईसी पार्ट 2 को भी डिस्कस करेंगे। आईसी पार्ट 2 में जो आपके पैसेज हो, या आपका लेटर जो है, या आपके शॉर्ट नोट्स हैं, या पैसेज जो है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस आपके थे, उसमें आपका वोकैब के क्वेश्चंस थे, सिनोनिम एंटोनिम थे, या पैसेज के अंदर से आपको क्वेश्चंस वो करने थे, उनके आंसर भी आपको मिलेंगे। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है, ताकि आपको ऑथेंटिक आंसर के आपको मिल पाए, जेन्युइन आंसर के आपको मिल पाए। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहेंगे। सेट सी जो है, दोबारा फिर बता दूं कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए, सेट सी को लेके आंसर की है। ठीक है, सबसे पहले सेट सी के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले आपके पी क्यू आर्स आए हुए हैं। ठीक है, पी क्यू आर्स जिसको हम बोल सकते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट हम बोल सकते हैं, वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो सेट ए वाले, सेट बी वाले बच्चे जो हैं, जहां भी पी क्यू आर्स आपके हैं वहां पे आप पहुंच जाएंगे। पहला जो क्वेश्चन था, द गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड द पीपल दैट, ये जो पहला क्वेश्चन था। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड, अगर आपको दिखने में दिक्कत है तो थोड़ा मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा साइज को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा साइज को हम लोग यहाँ पे, चलो थोड़ा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड द पीपल दैट। इसमें द फैमिलीज ऑफ ऑल दोज सोल्जर्स, इसमें आपका आंसर क्या होगा, SQPR। क्या आंसर होगा, SQPR, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका आंसर होगा। जो पहला पी क्यू आर एस है गवर्नमेंट वाला, द गवर्नमेंट हैज अश्योर्ड दैट, उसमें होगा SQPR। सही ऑर्डर होगा, पहले एस आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर आपका आर आएगा। ये पहले का आंसर हो गया। सेकंड जो पी क्यू आर एस आपका है, ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन, ऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये जो सेकंड पी क्यू आर एस है उसका आंसर आपका है सी। सी में क्या लिखा हुआ है, RPSQ। मैं थोड़ा बड़ा भी लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। वैसे आपके पास पेपर तो है ही, साथ में आपको अपना जो पेपर आपका हुआ है साथ में लेके बैठ जाना है, और वहाँ पे आप आंसर मैच कर लेंगे। ठीक है, तो पहले का बी आंसर था SQPR, सेकंड का है RPSQ, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपका जो थर्ड है, थर्ड जो है उसका आंसर क्या है, पीपल। पीपल एट हिज डिस्पेंसरी वेंट टू ऑफ ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। इसका आंसर भी क्या होगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। इसमें क्या लिखा हुआ है, RQSP, क्या हो जाएगा इसका, मैं थोड़ा इसको बोल्ड करके थोड़ा लार्ज करके लिख रहा हूँ अभी, ये जो थोड़ा स्मॉल लिख रहा है इसको, तो RQSP, ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। फोर्थ जो है जिसमें मॉडर्नाइजेशन लिखा हुआ है, मॉडर्नाइजेशन से स्टार्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सी आंसर हो जाएगा। QSRP, क्या ये लिखा हुआ है, ये QSRP,
इसका भी सी आंसर हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल पीके वर्ड्स नहीं थे। आप 10 में से, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, डिफेंस गुरुजी से आप जुड़े हुए थे, आपने पूरा कोर्स देखा है, तो आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते थे पीके वर्ड्स के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी लगभग मैंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई थी, चाहे पीके वर्ड्स हो, चाहे ग्रामर का कोई भी पार्ट हो, चाहे वोकैब हो, अच्छे से आपको करवाया गया था। फिफ्थ जो है उसका आंसर क्या होगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। ए में क्या लिखा हुआ है, PSRQ, ये इसका क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले का आंसर हो जाएगा, 5 वाले का। ठीक है, PSRQ ये हो जाएगा। 6 वाले में देखो, ये जो पी के वाला है ये तो पहले भी आ चुका है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है। कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस तो क्या हैं जो पहले एसीसी के अंदर आ चुके हैं, पहले जो एसीसी के एग्जाम्स उसमें आ चुके हैं, दोबारा से आए हैं। तो हर एक एसीसी का एग्जाम आपके पास जो स्टडी मटेरियल के द्वारा, डिफेंस गुरुजी के द्वारा आपके पास पहुंचा था, उसको भी सोल्व करवाया गया है। तो जिन लोगों ने PYQ देखे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस की वीडियोस देखी होंगी जिसको मैंने सोल्व करवाया था, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट यूजुअली हैपन्स, क्या लिखा हुआ है, व्हाट यूजुअली हैपन्स। ठीक है, इसमें क्या आंसर क्या होगा, सी बन जाएगा। ठीक है, सी में क्या लिखा हुआ है, RSPQ, क्या लिखा हुआ है इसमें, RSPQ। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, कहीं आपको दिखने में दिक्कत हो, इसलिए ब्राइटनेस थोड़ी कम करते हैं। ठीक है, ब्राइटनेस कम कर देते हैं। सेवंथ जो है, सेवंथ का आंसर क्या बन जाएगा आपका, सेवंथ का आंसर बन जाएगा B, QSPR, क्या बन जाएगा, QSPR, ये इसका आंसर बन जाएगा। सेवंथ वाले का आंसर है ये, 7 वाले का, पहले क्यू आएगा, ठीक है, फिर S, फिर P और फिर R, ये इसका आंसर हो जाएगा। 8th वाले को देखेंगे तो 8th वाला जो है उसका आंसर B हो जाएगा, QPSR, क्या बन जाएगा इसका, QPSR, B वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके पास पेपर होगा ही, उसमें आप आराम से देख लेंगे। ठीक है, 9th जो है उसका आंसर D हो जाएगा, SQPR, क्या हो जाएगा, SQPR। ध्यान से पढ़ेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। ठीक है, आसान ही थे, इनको आप आराम से कर सकते थे। 10th का आंसर C हो जाएगा, QRSP, क्या हो जाएगा, QRSP, ये 10th वाले का हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो खेल था पी के वर्ड्स का। अब बारी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। किसकी बारी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो आपको बहुत सारे करवाए गए थे आपको क्लासेज के अंदर, आपने अगर पूरी क्लासेज देखी हैं अच्छे से, तो मैक्सिमम जो पी के वर्ड्स आपके हैं, सॉरी वन वर्ड जो हैं, वो मैं आपको करवा चुका था। या जो आपको सिनोनिम्स करवाए गए, एंटोनिम्स करवाए गए, उनमें उनको भी जब मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, रूट वर्ड से वोकैब करवाई थी, लिंकिंग मेथड से वोकैब करवाई थी, वैसे भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करवाई थी। वहाँ भी आपको उन्हीं वर्ड्स को डिटेल वे में आपको बताया गया था। उसी एक वर्ड को अगर हम एक लाइन में उसको मीनिंग में लिख देंगे तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बन जाता है। वो चीज़ करवाई गई थी आपको। पहला क्या है, नॉट गिविंग इनफ थॉट टू अदर्स पीपल्स फीलिंग और नीड्स। भाई जो दूसरे लोगों की फीलिंग्स और नीड्स को ज़्यादा ध्यान में ना देना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि बाकी लोगों की फीलिंग्स और नीड्स क्या हैं उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। ये आपका पहला वन वर्ड है और सी सेट में 11 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या बनेगा, इनकंसिडरेट। क्या आंसर बनेगा इसका, इनकंसिडरेट। अगर आपको दिखने में दिक्कत है, थोड़ा स्मॉल साइज है क्योंकि पेपर को ही, जो आपका पेपर था उसके फोटो लेके ऐसे यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है, तो साथ साथ मैं बोल भी रहा हूँ। तो जो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ए और बी सेट वालों को बता रहा हूँ, तो वहाँ आप पहुँच जाएंगे। और पहला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, उसका आंसर क्या होगा, डी, इनकंसिडरेट। अगर आप लोगों की फीलिंग्स उसको आप नहीं कंसिडर कर रहे तो इनकंसिडरेट हो जाएगा। ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, ये आपको मैनिया रूट वर्ड में करवाए गए थे। क्लेप्टोमेनिया, चोरी करने की जो हैबिट होती है, इस इंसान को एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है चोरी करने की, उसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं, जो मैनिया रूट वर्ड में आपको करवाया गया था। ये चीज़ें आपको करवा दी है, क्लास के अंदर करवा चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लो साउंड मेड व्हेन मैनी पीपल आर स्पीकिंग। बहुत से लोग जब बोल रहे होते हैं तो कुछ लोग जैसे मान लो एक रूम में 10 लोग बोल रहे हैं, तो अगर 10 लोग सारे के सारे बहुत ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तो किसी की आवाज़ समझ में नहीं आएगी, किसी को नहीं समझ में आएगी आपस में। लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं और 2 लोग बिल्कुल आराम आराम से बातें कर रहे हैं, उसको मरमरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मरमर बोलते हैं। ठीक है, फुसफुसाहट जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसको मरमर बोलते हैं। बिल्कुल धीमी आवाज़ में बोलना जब बहुत सारे लोग बोल रहे हों, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो बाकी लोगों को भी, उसको मरमर बोलते हैं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक
कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रीसीडिंग। तो ये जो कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स हैं, प्रीसीडिंग हैं, इनको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, बहुत सारे एटिकेट्स को आपको, जो शिष्टाचार है आपको उसके कोड्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसका 14th का आंसर हो जाएगा बी। और बाकी जो ए और बी सेट वाले हैं वो अपना वन वर्ड निकाल लेंगे, वहाँ पे आप देखते रहेंगे। ठीक है, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट्स एंड प्रीसीडिंग का क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल हो जाएगा। पर्सन्स अपीयरेंस एंड बिहेवियर। ठीक है, अगला वन वर्ड क्या है, पर्सन्स अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जो पर्सन है उसके अपीयरेंस और बिहेवियर को क्या बोलेंगे, द वे समवन सीम्स टू बी अदर पीपल। जिस हिसाब से वो बाकी लोगों को दिखाई देता है, बाकी लोग जिस हिसाब से उसको देखते हैं, तो उस आदमी की जो उस आदमी का जो अपीयरेंस है, जो दिखाई दे रहा है, उसका बिहेवियर जो है, उसके लिए क्या आएगा, क्या आएगा उसके लिए, डिमिन्योर लाएगा। क्या आएगा उसके लिए, डिमिन्योर आएगा। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा अलग था, ये थोड़ा सा आपका अलग है। एक देखो 10 के 10 तो आप वन वर्ड नहीं भी कर पाओगे, कोई बात नहीं है, 10 से 10 करने भी नहीं है, लेकिन 7 से 8 वन वर्ड तो इसमें भी आप कर सकते थे, जो आपको क्लास में करवा दिए गए हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ लैंग्वेजेज ये करवाया गया आपको। जब आपको लॉजी रूट वर्ड करवाया गया था, वहाँ पे स्टडी ऑफ लैंग्वेज करवाया गया था, उसको क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको, फिलोलॉजी बोलते हैं। इटिमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे आपको मैंने करवा दिए थे, लॉजी रूट वर्ड वाली क्लास में आप देख लेंगे, ये आपको मिल जाएगा। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पॉलिटिकल पार्टी इज अलाउड टू फ्रिक्शन। एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जहां पे बस एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसे चाइना वगैरह में आप देखते होंगे, तो वहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, अपोज में कोई है ही नहीं, उसके विरोध में कोई है ही नहीं, ठीक है, विपक्ष में कोई है ही नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, टोटलिटेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको, टोटलिटेरिज्म बोलते हैं। मतलब टोटल पावर जो है एक ही पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, उसको क्या बोलेंगे, टोटलिटेरिज्म बोलेंगे। और स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या होगा, फिलोलॉजी। क्या होगा वो, फिलोलॉजी। आगे देखेंगे, वन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन। जो आदमी एक प्रोफेशन में नया होता है, उसको मैंने आपको करवाया था, जब आपको क्रेड रूट वर्ड करवाया था, वहां पे आपको करवाया गया था क्रेडुलस, जब हमने वर्ड पढ़ा था, टायरो, बिगिनर, ठीक है, नोवाइस, न्यूफाइट, ग्रीन हॉर्न, ग्रीन, ये बहुत सारे करवाए गए थे। वहां पे हमने टायरो को पढ़ा था, टायरो। तो जो वोकैब आपको करवाई गई है, जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स रूट वर्ड के थ्रू या वन वर्ड लिंकिंग मेथड के थ्रू करवाए गए हैं, वहीं से ये आपके वन वर्ड बने हुए हैं। और मैंने आपको बार बार समझाया था कि वन वर्ड कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, एक ही वर्ड को जब हम एक्सप्लेन करके लिख देते हैं तो वो वन वर्ड आपका बन जाता है, वो आपको देखना है। ए होम फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, जहाँ पे ग्रेन्स को रखा जाता है, अनाज को रखते हैं, वो क्या होता है, ग्रेनरी होता है। क्या होता है वो, ग्रेनरी होता है। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज ऑल इल्यूजन। जब आपको भ्रम हो जाता है, आपको इल्यूजन होता है कि वहाँ पे कुछ है लेकिन कुछ होता नहीं है। लेकिन एक डी ऑप्शन हो आप देखोगे, होलिसिनेशन। होलिसिनेशन भी वैसा ही कुछ होता है, लेकिन होलिसिनेशन जो है ना, वो होता है जब आपने बहुत नशा कर लिया हो, किसी आदमी ने बहुत सारा नशा कर लिया है, ठीक है, जब उसको होलिसिनेशन होता है, वो एक अलग अलग केस है। लेकिन इल्यूजन एक जनरल टर्म है, जब आपको ऐसी चीज़ें दिखने लग जाती हैं जो होती नहीं है। जैसे आप महाभारत की बात करोगे तो दुर्योधन को दिखाई दिया कि यहाँ पे पानी है, लेकिन पानी था नहीं वहाँ पे। ठीक है, जब वो पांडवों के घर पे गया था, नए नए घर पे, वहीं से सारी कहानी स्टार्ट हुई थी। जब द्रौपदी ने उसको बोला था अंधे का पुत्र अंधा, वहीं से उसको वो बात चुप गई थी, आगे सारी महाभारत हुई, ये आपको पता होगा। तो उसको इल्यूजन हुआ, उसको क्या हुआ, इल्यूजन हुआ, उसको लगा यहाँ पे पानी है लेकिन पानी था नहीं, और जहाँ उसको लगा नहीं पानी वहाँ पे पानी था, वही इल्यूजन होता है। ठीक है, आगे हमारे पास 21 से लेकर 30 तक, 31 से लेकर 30 तक, 21 से 30 तक आपके इडियम एंड फ्रेजेज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ सी सेट के लिए। बाकी ए और बी वाले अपना इडियम फ्रेज देख लो, मुहावरे कहाँ पे हैं जल्दी से देख लो। थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। उसने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। उसने मेरी आंखों में धूल, किसी की आंखों में धूल झोंकना मतलब आप धोखा दे रहे हो। तो आपको अपने माँ बाप, अपनी वाइफ या आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। टू मिसलीड, उनको मिसलीड नहीं करना चाहिए, उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, उनको गलत रास्ता नहीं दिखाना चाहिए, उनको धोखा नहीं देना चाहिए। उसको बोलते हैं थ्रो डस्ट इनटू आई, आंखों में धूल झोंकना। जो बचपन से हम हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं स्कूल टाइम से, वही इंग्लिश में पूछा गया, बताया गया है। टू थ्रो कोल्ड वाटर, टू थ्रो कोल्ड वाटर। अगला इडियम क्या है, टू थ्रो कोल्ड वाटर है। आप देखो कोल्ड वाटर का मतलब क्या है कि कोई बंदा बहुत मोटिवेटेड था, आपने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंक दिया। ठंडा पानी फेंक दिया तो वो डिस्करेज हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा। पहले बहुत गर्म था, एनर्जी में था, मोटिवेशन में था, जैसे ही आपने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंका तो वो क्या हो गया, डिस्करेज हो गया है, वो डिमोटिवेट हो गया है। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ क्या होता है, जिस आदमी कोई वैल्यू ना हो। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस, इसका मतलब क्या है, डी आंसर है इसका, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का। ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस डी, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। आगे देखोगे, टू रूल द रोस्ट। टू रूल द रोस्ट का मतलब क्या है, टू डोमिनेट।
डोमिनेट करना, जैसे यूएस से डोमिनेट करता है, रशिया डोमिनेट करता है, चाइना डोमिनेट करता है, उसी को बोलते हैं टू रूल द रोस्ट। डोमिनेट करना, किसी के ऊपर कंट्रोल करना, उसको क्या बोलते हैं, टू रूल द रोस्ट, ऐसे बोलेंगे इसको। शोड ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स, आपने अगर क्लीन पेयर्स ऑफ हिल दिखा दी किसी को, ये सार लगभग इडियम मैं आपको करवा चुका हूँ, ये लगभग इडियम आप क्लास में करवा चुका हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हिल्स का मतलब क्या है, रन अवे, भाग जाना कहीं से, मैदान छोड़ के भाग जाना, उसको बोलते हैं रन अवे। ठीक है। ले बेयर क्या होता है, ले बेयर, देखो बेयर का मतलब क्या होता है, एक्सपोज करने की बात होती है। ठीक है, आपने किसी को एक्सपोज कर दिया है, टू एक्सपोज, ले बेयर का मतलब क्या है, टू एक्सपोज, ए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू, आपने जरूरत से ज़्यादा चबा लिया है। टू टेक ऑन ए टास्क, डी आंसर हो जाएगा। टू टेक ऑन ए टास्क विच इज मोर देन व्हाट वैन हैंडल, ठीक है, आपने एक ऐसा टास्क ले लिया है जो ज़्यादा है किस चीज़ से, जिसको आप हैंडल कर सकते हो, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे रेड हेरिंग्स। रेड हेरिंग्स क्या होता है, इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड। रेड हेरिंग्स क्या होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इंटेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट और मिसलीड, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मिसलीड करने के लिए की गई है, उनको क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रेड हेरिंग बोलते हैं। टू बी इन डोलड्रम्स, टू बी इन लो स्पिरिट, टू बी इन डोलड्रम्स का मतलब क्या है, टू बी इन लो स्पिरिट, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डोलड्रम्स का मतलब होता है उदास होना, उदासी में होना, ग्लूमी, आपने वर्ड सुना होगा, उसको बोलते हैं टू बी इन डोलड्रम्स, टू बी इन लो स्पिरिट। ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा बी आंसर। ए क्लोज फिस्टेड मैन, माइजर, जो कंजूस होता है उसको बोलते हैं क्लोज फिस्टेड, जो बहुत ही कंजूस है, मुट्ठी खोलता नहीं है पैसे यहाँ पे लेने के बाद, माइजर होता है, ये भी आपको करवा रखे हैं। ठीक है, आगे आपके पास हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन आपके हैं। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला जो 31 नंबर नरेशन है, 31 से 40 तक 10 क्वेश्चन नरेशन के, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, The lawyer said that the law always the lawyer said the law always believes in evidence। ठीक है, ये कहावत टाइप में है, ये कहावत टाइप में है, तो इसका सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा, द लॉयर सेड दैट द लॉ ऑलवेज बिलीव्स इन द एविडेंस, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही सेड टू मी आई एम ए टीचर, ही सेड टू मी आई एम ए टीचर में क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही इज ए टीचर। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, इसको ये लगा होगा कि ए आंसर है, ए आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कईयों ने यहाँ पे इसको प्रेजेंट के बाद पास्ट में चेंज कर दिया होगा, ही वॉज ए टीचर, पास्ट में नहीं लेना है आपको, ये अपनी स्टेट बता रहा है, ये अपनी अवस्था बता रहा है, तो इसको प्रेजेंट में ही रखना है। सी इसका आंसर हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही इज ए टीचर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 33rd में आप देखोगे, 33 नंबर में आप जब देखोगे तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। मिस नीता आस्क्ड टू रिशेड्यूल द मीटिंग टू द फॉलोइंग मंडे। ठीक है, नेक्स्ट मंडे ऊपर था, चेंज किसी में होगा फॉलोइंग मंडे में, और टू रिशेड्यूल, ए आंसर हो जाएगा 33 का। 34 में देखोगे, माया सेड आई सो ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, इसका डी आंसर है, डी फॉर दिल्ली। माया सेड दैट सी हैड सीन ए लॉयन इन द फॉरेस्ट, डी आंसर है माया वाले का। ठीक है, 34 नंबर का। 35 नंबर क्या है, तारिक सैड, तारिक ने क्या कहा, हुर्रा आई हैव वोन द मैच, तारिक एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट ही हैड वोन द मैच, ए इसका आंसर हो जाएगा तारिक वाले का। ठीक है, वाई डू यू वांट टू गो टू द मार्केट, आई सैड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड वाई ही वांटेड टू गो टू मार्केट, डी आंसर हो जाएगा इसका। ओके, सी सैड आई विल कंसिडर योर प्रपोजल, सी सैड दैट शी वुड कंसिडर माई प्रपोजल। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा सी। एक थोड़ी मैं आपको बताऊं, ये 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें ए भी आंसर हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें ए भी आंसर हो सकता है। डायरेक्ट ये भी बन सकता है कि सी एग्रीड टू कंसिडर माय प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को कंसिडर करने के लिए एग्री हो गई। ठीक है, या सी सेड दैट सी वुड कंसिडर माय प्रपोजल, ये भी लग रहा है इसका। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, बाकी 120 जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इसका सी भी लग सकता है और ए भी लग सकता है, दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है। बाकी आप देखोगे 38 में देखेंगे, आर यू अलोन माई सन आस्क्ड ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, इसमें आप देखोगे 38 नंबर में सी इसका आंसर हो जाएगा। ए सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वॉज अलोन, सी आंसर होगा इसका। ठीक है, आर यू द मैनेजर, सी ही आस्क्ड मी फ्रॉम अक्रॉस द टेबल, इसका डी आंसर, डी फॉर दिल्ली,
ही आस्क्ड फ्रॉम अक्रॉस द टेबल इफ आई वॉज ए मैनेजर। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ही आस्क्ड फ्रॉम अक्रॉस द टेबल इफ आई वॉज द मैनेजर। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, जगदीश सैड, 40 नंबर का आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। जगदीश सैड दैट दे हैड पास्ड बाय ए ब्यूटीफुल लेक व्हेन दे हैड गॉन ऑन टू, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब बारी आ चुकी है सिनोनिम्स की। किसकी बारी आ चुकी है, सिनोनिम्स की बारी आ चुकी है। सेम मीनिंग आपको बताना था। ये जो सिनोनिम एंटोनिम्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारे लगभग आपको करवा दिए जा चुके थे। ये आप चाहे आपने रूट वर्ड से वो कैप पढ़ी हो, लिंकिंग मेथड से पढ़ी है, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं, एंटोनिम्स की प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए हैं, उनमें आपके लगभग कवर हो चुके थे। तो इनको अब आप कर सकते थे। वोरासियस का मतलब होता है रेवेनस, एक्सट्रीमली हंग्री। तो जो वोरासियस लिखा हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन जो सेट सी का है उसका आंसर डी है। बहुत ज़्यादा गुस्सा, रेवेनस, रावण की नस फट रही थी गुस्से के कारण, ऐसे मैंने आपको करवाया था। और वोर, VOR इसमें जो लिखा हुआ है वोरासियस में, वोर का मतलब है टू ईट। ठीक है, खाने की बात हो रही है। ऐसी ऐसी बातें आपको बता दी गई थी जिससे आप उनको चाहकर भी नहीं भूल सकते थे अगर आपने अच्छे से उनको पढ़ा है तो। कॉन्ग्रेगेट, देखो भाई, कौन का मतलब क्या है, टुगेदर। कौन का मतलब क्या है, टुगेदर। तो गैदर करने की बात है, इकट्ठा करने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। टर्श, टर्श का मतलब क्या होता है, बहुत कम बोलना। ये शब्दों पे तरस खाता है। लेकोनिक हमने पढ़ा था, लाखों वर्ड नहीं, एक ही वर्ड बोलता है। पीथी, लेकोनिक, टर्स, ये वर्ड करवाए जा चुके हैं क्लास के अंदर है, जो बहुत संक्षिप्त रूप में बोल देता है, ब्रीफ इन स्पीच। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसिव का मतलब क्या है, कॉन्जिकेटिव, लगातार। सक्सेसिव का मतलब है कंजिकेटिव, लगातार, उसको हम क्या बोलेंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिपरक्यूशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन। रिपरक्यूशन का मतलब क्या है, रिएक्शन। तो ए और बी सेट वाले अपने साथ साथ मैच करते रहेंगे, मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। तो रिपरक्यूशन के जो सिनोनिम में है 5 नंबर जो, उसका मतलब है रिएक्शन। अब आगे हैं आपके एंटोनिम्स, आपको अपोजिट मीनिंग बताना है, उल्टा अपोजिट मीनिंग बताना है। पाइवोटल का आपको बताना है एंटोनिम। अनइम्पोर्टेंट, जो जरूरी नहीं है, वो इसका एंटोनिम है। पाइवोटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, जो बहुत जरूरी होता है। हमें उल्टा बताना है तो अनइम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा आपका, अनइम्पोर्टेंट। और अगर आपको एक बात ध्यान हो, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब आप एंटोनिम्स को करोगे, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, जब आपने अगर पूरा कोर्स लिया है, वीडियोस देखी हैं जिन लोगों ने, उनको मैं बता चुका हूँ कि आप जब भी एंटोनिम्स करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, एंटोनिम्स को करेंगे, तो एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जब आपको मीनिंग ना पता हो फिर भी आपको अगर क्वेश्चन करना है तो आपको कुछ नेगेटिव प्रीफिक्स मिलेंगे। 4 में से एक ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा नेगेटिव प्रीफिक्स। क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव प्रीफिक्स। जैसे यहाँ पे UN है अनइम्पोर्टेंट में, तो बाकी में नहीं था। अगर आपको मीनिंग नहीं पता पाइवोटल का, हो सकता ना भी पता हो, फिर भी आप कर सकते थे। ये स्मार्ट वर्क होता है। ये प्रीफिक्स, सफिक्स और आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, रूट वर्ड्स हैं, उनकी नॉलेज के हिसाब से आप वो कैब कैसे उड़ा पाओगे, वो सब बातें आपको बता दी गई थी। अब तो मैं उनको आपको याद दिला रहा हूँ कि वहाँ पे ये पढ़ाया था, वहाँ पे ये पढ़ाया था। ठीक है, पढ़ना आपका काम था। जिन लोगों ने अच्छी मेहनत की होगी वो 100% एग्जाम निकालेंगे और एक बहुत अच्छी रैंक के साथ एग्जाम निकालेंगे। ठीक है, अकम्प्लिश का एंटोनिम हमें देखना है, फेल। अकम्प्लिश का मतलब होता है अचीव करना, प्राप्त करना, इसका एंटोनिम क्या है, फेल हो जाएगा। स्पूरियस का मतलब होता है, स्पूरियस का मतलब क्या होता है, फेक, नकली टाइप में है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, जेन्युइन। ठीक है, अकम्प्लिश का मीनिंग था अचीव करना, एंटोनिम फेल हो गया। स्पूरियस का मतलब होता है फेक, उसका एंटोनिम क्या हो गया, जेन्युइन। ठीक है, ग्रेगरियस का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जो सोशल जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, या इंसान जो सामाजिक प्राणी होता है उसको ग्रेगरियस बोलते हैं। उसी का एंटोनिम है रिकल्स। रिकल्स क्या होता है, एंटोनिम है, ओपोजिट है। रिकल्स क्या है, जो अकेला रहना पसंद करता है। रिकल्स वो है मोंक, साधु सन्यासी को रिकल्स बोल सकते हैं। मोंक यानी साधु को रिकल्स बोल सकते हैं। जो अकेला रहना पसंद करता है वो आपका हो जाएगा इसका एंटोनिम, ग्रेगरियस का। डोसाइल का एंटोनिम क्या होगा, डोसाइल में आप देखोगे, डोसाइल होता है जो बातों को मान लेता है। डोसाइल क्या होता है, जो बातों को मान लेता है, ज़्यादा जिद नहीं करता। जो फ्लेक्सिबल होता है उसको डोसाइल बोलते हैं। एंटोनिम क्या होगा, हेड स्ट्रॉन्ग। डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, हेड स्ट्रॉन्ग, जिद्दी। स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, अनयील्डिंग, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट, कितने सारे वर्ड आपको करवाए थे, और हेड स्ट्रॉन्ग भी आपको वहाँ पे करवाया था। जिद्दी होता है। डोसाइल होता है विनम्र, जो बातों को मान लेता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसका एंटोनिम है हेड स्ट्रॉन्ग। आगे आपके पास है स्पेलिंग एरर।
ठीक है, स्पेलिंग एरर। देखो 51 नंबर क्वेश्चन जो है स्पेलिंग एरर में, जो पहला क्वेश्चन है वो तो पीछे रिपर्सिक्यूशन जो लिखा हुआ था ना पीछे, पीछे अगर आप देखोगे थोड़ा सा, ये जो 45 नंबर जो सिनोनिम में 5 नंबर वर्ड है वही आगे उसने पूछ लिया स्पेलिंग एरर में, सेम ही क्वेश्चन पूछ लिया। तो थोड़ा दिमाग लगाते, तो पीछे तो दिया हुआ है रिपरक्यूशन का, तो पीछे स्पेलिंग दी हुई है, वही आपको देखनी थी यहाँ पे, ये तो इसका पेपर के अंदर ही लिखा हुआ है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? डी। जो डी ऑप्शन है उसका सही है आंसर है। ठीक है, क्रेजिस में देखोगे अगले का, क्रेजिस की स्पेलिंग क्या सही होती है? COURAGEOUS, जो बी ऑप्शन में है क्रेजिस वाला। ठीक है, 52 नंबर में। 53 नंबर में आप देखोगे कैमोफ्लेज, CAMO, कम्मो, UFLAGE, ए आंसर हो जाएगा। वैगाबोंड में आप देखोगे सी आंसर है, VAGABOND, वैगाबोंड आप ऐसे देख लोगे। ठीक है, मिसलेनियस में कितनी बार आपको करवा चुका था मिसलेनियस, आपको कितने अच्छे से पढ़ाया था मिसलेनियस को, कि मिस प्लस में, सेल प्लस में, ANE प्लस में, OUS, ऐसे आपको याद करवाया था और आपको बताया था कि मिसलेनियस बहुत बार एग्जाम में आया है। ये जो स्पेलिंग एरर वाले जो क्वेश्चन है ना, जो आपको प्रैक्टिस करवाई रही है स्पेलिंग एरर की, उन्हीं में से है मैक्सिमम 90% स्पेलिंग एरर, यानी 8 के 9 क्वेश्चन तो डायरेक्ट जो मैं करवा चुका हूँ उसमें होगा, 1-2 क्वेश्चन अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको करवा दी जा चुकी थी, जिन लोगों ने क्लास ली होंगी, पूरा कोर्स देखा होगा। ठीक है, डिलीजेंस में आप देखोगे ए इसका आंसर है। डिलीजेंस से ही वर्ड बना था डिलीजेंट, मेहनती, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ये वर्ड आपको वोकैब में करवाए थे। आगे आप देखोगे लैक्डेशियल्स, यहाँ पे क्या होगा? लैक्डेसिकल जो है उसका ए आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट स्पेलिंग ये थी, ओकेजन की आसान सी है, OCC। ठीक है, OCCASION, OCCASION, ओकेजन। अगले का देखोगे अनडिसर्निंग। ठीक है, अनडिसर्निंग, ए आंसर हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखोगे ऑनरियम, डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑनरियम का। ये आपके स्पेलिंग एरर थे। 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप 60 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। आगे आप देखोगे आपके पास है आपका ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या लिखा हुआ है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन केस इफ, इसको अंडरलाइन कर रखा है। इन केस इफ को मैंने आपको बताया था, जब आपको कंडीशनल सेंटेंस करवाया तो वहां पे बताया गया था कि कोई भी 2 कंडीशनल वर्ड एक साथ नहीं आ सकते। इन केस और इफ तो एक ही बात होती है, तो एक साथ नहीं आएंगे। तो इसमें आंसर क्या बनेगा? इन केस इफ की जगह पे सिर्फ इन केस आएगा। सी वाला ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा। इन केस इफ को हटाना पड़ेगा, मतलब इंप्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा, सी वाला इंप्रूवमेंट हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। हार्डली हैड ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रैंग, यहाँ पे ये सही है। ये आपको करवाया गया था, कंजक्शन में भी करवाया गया था, एडवर्ब में भी आया हुआ है, कंजक्शन में करवाया था मैंने, कि हार्डली और वैन का पेयर तो ठीक है। हार्डली जब सेंटेंस के पहले आता है तो वहाँ पे इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्या था कि जब हेल्पिंग वर्ब यानी हैड यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट ही से पहले आएगा, उसको इन्वर्जन बोलते हैं, इसको रूपांतरण बोलते हैं। जो कंजक्शन वाले टॉपिक में आपको करवाया था, एज इट इज क्वेश्चन करवाया था, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट, ये पहले ही ठीक है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ेंगे। वी हैड टू स्टॉप फॉर डीजल बिकॉज वी हैड हार्डली मच लेफ्ट। हार्डली मच लेफ्ट, डीजल की बात चल रही है, तो मच की जगह पे यहाँ पे एनी आएगा। सही जो कोलोकेशन है वो मच की जगह पे क्या आएगा? एनी आएगा। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला जो थर्ड क्वेश्चन है, सी सेट में जो 63 नंबर क्वेश्चन है उसमें एनी आ जाएगा, सी आंसर होगा। आगे देखेंगे, ऑल बट हर हैड मेड एन अटेम्प्ट, नो इम्प्रूवमेंट। कई जगह मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, 64 नंबर क्वेश्चन को मान लो कभी देखा मैंने थोड़ा बहुत, तो कई लोगों ने यहाँ पे सी लिख दिया है। कई लोग सोचते हैं कि सी आंसर होगा, लेकिन इसका आंसर यह सही है। बट यहाँ पे काम कर रहा है प्रीपोजिशन का। बट यहाँ प्रीपोजिशन है, बट का मतलब है एक्सेप्ट, के अलावा। ठीक है, तो क्या है? बट का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्सेप्ट, के अलावा। तो बट का मतलब जब एक्सेप्ट होता है के अलावा, तो बट वहां बनता है प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, जो कि हर यहाँ पे सही है। ठीक है, ना सी की जरूरत है, ना हर सेल्फ की जरूरत है, ना हर्ष की जरूरत है, ये सही है पहले ही, नो इंप्रूवमेंट। लेकिन कई जगह पे यहाँ पे ए ऑप्शन दिखाया होगा कि लोगों ने, लेकिन वो गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर डी होगा। ये सारे कंसेप्ट आपको बता दिए जा चुके थे कि बट जो है वो उसका मतलब सिर्फ किंतु परंतु नहीं है, बट का मतलब एक्सेप्ट भी है, के अलावा। ठीक है, और जब इसका मतलब के अलावा है तो उसके बाद वहां पे क्या हो जाएगा? उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। ठीक है, आई प्रीफर, अब देखो प्रीफर के साथ क्या लगता है? टू लगता है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही कोलोकेशन क्या बनेगा? ए। आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग, और ये क्वेश्चन शायद पहले भी आपके एसीसी वाले पेपर से उसमें आ चुका है। ठीक है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइडिंग टू वॉकिंग, आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग।
ठीक है, इसका ए आंसर बनेगा। इफ ए पर्सन इज एबल टू सी व्हाट इज रॉन्ग विद वन सेल्फ ही कैन इम्प्रूव फास्ट। तो व्हाट इज रॉन्ग विद हिमसेल्फ, ए आंसर हो जाएगा इसका। 66 नंबर क्वेश्चन जो है जिसमें लिखा हुआ है व्हाट इज रॉन्ग विद वन सेल्फ, उसको अंडरलाइन कर रखा है, वहां पे क्या बनेगा, व्हाट इज रॉन्ग विद वन सेल्फ, व्हाट इज रॉन्ग विद हिमसेल्फ आएगा, ए इसका आंसर बनेगा। आगे बढ़ेंगे 67 वाले में, तो इसमें क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आई एम यूज टू हार्ड वर्क, मैं हार्ड वर्क का आदी हो चुका हूँ। आई एम यूज टू, मैं आदी हो चुका हूँ हार्ड वर्क का, तो नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ड्यू टू दीज रीजन्स, ड्यू टू रीजन्स क्या आएगा, फॉर दीज रीजन्स, बी इसका बनेगा, ड्यू टू की जगह फोर आएगा, फॉर दीज रीजन्स क्या बनेगा इसका, फॉर दीज रीजन्स, ये आंसर है 68 का। 69 में देखेंगे आप लोग, हैड ट्राइड, इफ ही हैड ट्राइड, ये आपका है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। जब आपको बहुत अच्छे से करवाए गए थे कंडीशनल सेंटेंस, वहाँ पे आपको करवाया गया था थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, और जिस बच्चे को उसका स्ट्रक्चर भी याद होगा वो भी इसको कर पाएगा कि इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 70 में आप देखोगे, ड्यू डस्ट पार्टिकल एक्यूमुलेटेड, सी आंसर है इसका, ठीक है। पार्टिकल्स हैव एक्यूमुलेटेड जो है उसकी जगह पे क्या आएगा, पार्टिकल्स एक्यूमुलेटेड आएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस थे किसके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले। एक बात मैंने आपको बताई थी, चाहे स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन हो, चाहे फिलर्स का क्वेश्चन हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कुछ अलग नहीं होता है, सब एक ही चीज़ें होती हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ा था थ्योरी को तो इसको आप आराम से कर पाओगे। इसके अलावा माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट, अब प्रीपोजिशन आ चुकी हैं, थोड़ा स्पीड को बढ़ाता हूँ मैं, आधा घंटे से ऊपर वीडियो पहले हो चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। अबाव आएगा, क्या आएगा, अबाव, फॉर्मल डाटा के लिए अबाव आता है, ये करवा रखा है आपको। ही हैज इम्बार्क्ड ऑन, ऑन आएगा, इम्बार्क्ड हाथ ऑन लगता है, इम्बार्क्ड में क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको करवाई गई थी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑन आ जाएगा। ही हैज इम्बार्क्ड ऑन, इम्बार्क के साथ ऑन लगता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले में क्या आएगा, टेक्स आफ्टर, ठीक है, टेक्स आफ्टर। 73 नंबर में क्या आएगा, ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर, ही रियली टेक्स आफ्टर हिम। कोई लड़का है वो उसके पिता जैसा ही है, टेक्स आफ्टर जो हमारी फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब है उस जैसा होना, रिजेंबल करना, सिमिलर होना, भाई वो अपने पिता जैसा ही है, टेक्स आफ्टर आएगा, सी आंसर है। ही सी ग्रीव्ड ओवर, ठीक है। ये सब चीज़ आपको करवाई जा चुकी है फिक्स्ड प्रीपोजिशन में। सी ग्रीव्ड ओवर माय अनफॉर्चुनेट लॉस, ओवर आ जाएगा इसमें, ठीक है। 75 में देखोगे, देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर, रिवर के साथ साथ, सॉरी इसका नहीं है तो ऊपर वाले का बता दिया मैंने, अलोंग आएगा अगले में। 75 में क्या आएगा, अलोंग, अलोंग द रिवर, देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर, ऐसे हो जाएगा। आई हियर बाय दिस लेटर अबाउट योर हेल्थ, आई हियर बाय दिस लेटर, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई हियर बाय दिस लेटर अबाउट योर हेल्थ। 77 में देखोगे, ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट फॉर 2 आवर्स रेगुलरली, ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट, ऑन हो जाएगा इसमें। आई हियर बाय दिस लेटर, 76 में बाय हो जाएगा, बी आंसर। 77 में ऑन हो जाएगा, बी आंसर ऑन हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ही इज ब्लाइंड, देखो भाई ये जो अगला क्वेश्चन जो है, ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड इन लव, ये मैंने करवाया था, इन ऑप्शन है ही नहीं, इसका आंसर इन होना चाहिए था, लेकिन इन ऑप्शन में नहीं है, इन ऑप्शन में नहीं है, वैसे इन होना चाहिए था यहाँ पे, इसका आंसर क्या होता, इन होना चाहिए था, लेकिन इन नहीं है तो फिर हमें विद करना पड़ेगा, इन नहीं है तो हमें विद करना पड़ेगा, बाकी इसका सही आंसर इन था, ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है तो विद करना पड़ेगा, ठीक है। सम पीपल आर इन प्रिजन, कुछ लोग जेल में हैं, फॉर क्राइम दे हैव नॉट कमिटेड, कुछ लोग उस चीज़ के लिए जेल में जो क्राइम उन्होंने किया ही नहीं, ठीक है। ही जूनियर टू मी, जूनियर के साथ टू लगता है, सीनियर में टू लगता है, सब में टू लगता है, ये आपको बताया गया था। आगे आपके पास है स्पॉटिंग द एरर। स्पॉटिंग द एरर में देखोगे, पहला जो क्वेश्चन है उसमें एरर है सी पार्ट में, गो टू द थिएटर, टू के बाद क्या आएगा, द थिएटर, ठीक है। माई मदर फॉरबेड माई सिस्टर टू गो टू द थिएटर, थिएटर पहले दा लगेगा, सी पार्ट में एरर है 81 नंबर का। 82 नंबर में देखोगे, ही वेव्ड अस ए बाय बाय, ए पार्ट में एरर है, किसमें, ए पार्ट में। बाय बाय जो है ना, बी वाई लिख दिया है, बी वाई नहीं आएगा, बी वाई ई और बी वाई ई,
ये है 82 नंबर वाले के लिए है ए ऑप्शन में BYE और BYE हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। 83 जो है वो थोड़ा लंबा सेंटेंस है, कई लोग लंबा सेंटेंस देख के डर जाते हैं, जबकि बहुत इजी है वो, ठीक है। देयर वॉज ए ग्रेट डील, अगर आप स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा काम करते हो तो आराम से इसको कर पाओगे। देयर वॉज ए ग्रेट डील, ए मिसिंग है यहाँ पे आर्टिकल, ए ही पार्ट में एरर है। देयर वॉज ए ग्रेट डील, ए आएगा वॉज के बाद, ए पार्ट में एरर है 83 में। जो लंबा सा सेंटेंस दिख रहा है इसमें आपको देखने का घबराना नहीं था, ए पार्ट में एरर था। देयर वॉज ए ग्रेट डील दैट हैड टू बी स्क्रैप्ड, दे मस्ट बी दैट मस्ट बी स्क्रैप्ड, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। 84 में देखोगे तो उसके बी पार्ट में एरर है। बी में क्या एरर है, बी में आप देखोगे, बी में आप देख सॉरी 83 में लगा दिया मैंने दोबारा। 84 में आप देखोगे बी में क्या है, दैट गिव्स, यहाँ पे गिव में एस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन जो लिखा हुआ ना, ए पार्ट में अटेंशन जो लिखा हुआ है वो इसका सब्जेक्ट है। अटेंशन जो है वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो जो सिंगुलर वर्ब लेता है, तो वहाँ पे गिव्स आ जाएगा। बी पार्ट में एरर है 84 में, ठीक है। विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन, इट इज़ द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग स्पेस दैट गिव्स इट लाइफ, ऐसे बनेगा बी पार्ट में। ए स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन, ए स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन, इसमें क्या होगा, नो एरर, हर बार एरर भी नहीं होता है, तो इसका आंसर नो एरर भी हो जाएगा। अगले वाले में देखेंगे 86 में, इसमें बी पार्ट में एरर है, यू शुड नॉट स्पेंड ए गुड पार्ट। बी पार्ट में क्या करना पड़ेगा, गुड से पहले ए लिखना पड़ेगा आपको, गुड से पहले क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। यू शुड नॉट स्पेंड ए गुड पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा बी पार्ट में। 87 में आप देखोगे ए टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स इज अलाउड, जहाँ पे आर लिखा हुआ है वहाँ पे इज हो जाएगा, बी पार्ट में एरर है, 87 में इज हो जाएगा, ठीक है। ही टोल्ड दैट ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर द लास्ट 1 आवर, ही हैज, जहाँ पे हैज लिखा है वहाँ पे हैड हो जाएगा, यानी इसमें भी बी पार्ट में एरर है। ही टोल्ड दैट, देखो ये टोल्ड दैट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ही हैड आएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो इनडायरेक्ट स्पीच बनाया हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़े नरेशन वाले, तो इनडायरेक्ट स्पीच है ना, तो ये पहले क्या रहा होगा, ये आपका या तो प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा या यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट रहा होगा, तभी तो ये चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो हैज नहीं आ सकता, यहाँ पे हैड ही आएगा, बी पार्ट में एरर है। 89 में आप देखोगे 89 नंबर में, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा ए पार्ट में, ठीक है, विल नहीं आएगा। ये आपने देखा है जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल था, ये बात मैंने आपको बताई थी, कोई भी कंडीशनल वर्ड होता है, यहाँ पे वैन लिखा हुआ है, उसके बाद मॉडल नहीं आता, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, यहाँ पे विल नहीं आएगा, ठीक है। 90 में देखोगे ऑल रिन्यूड, जहाँ रिन्यू लिखा है वहाँ पे क्या आएगा, RENEWED, क्या लगेगा, ED, ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है 90 में, ठीक है, ऐसे आपका हो गया। अब बारी है आर्टिकल्स की, किसकी बारी है, आर्टिकल्स। 91 से 100 तक आर्टिकल हैं सी पार्ट में, जो सी सेक्शन जो है, सी सेट जो मेरे पास है, ठीक है, बाकी ये भी आप देख लोगे। पहले बारे में क्या होगा, दा लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आर यू अटेंडिंग द रिसेप्शन टुडे, दा लगेगा, जो रिसेप्शन उसी दिन होने वाला है उसी की बात चल रही है, ये डेफिनाइट आर्टिकल है, निश्चित बता दिया, जो रिसेप्शन उसी दिन होगा उसी की बात चल रही है, ऐसे दा लगेगा, ठीक है। अगर आपने आर्टिकल अच्छे से पढ़े हैं मेरे साथ, डिफेंस गुरुजी के साथ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। IC पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, ऑब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, आपको दिक्कत नहीं आनी थी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ए यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट, ए यूनिट मीन्स ए मेजरमेंट, ए इसका आंसर है। कैन यू प्लीज गो टू द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, जो 5th स्ट्रीट में है, क्या उसी ग्रोसरी स्टोर पे तुम जा सकते हो। ग्रोसरी स्टोर को डेफिनाइट कर दिया गया है कि जो 5th स्ट्रीट में है, 5वीं गली में जो ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर तो बहुत सारे हैं, ग्रोसरी स्टोर तो बहुत सारे होते हैं, जहाँ से आप सामान लेके आते हो कुछ ना कुछ, ठीक है, दूध लेके आते हो, और ये किराने वाली स्टोर जो होते हैं, दुकान वगैरह, इन्हीं को ग्रोसरी स्टोर बोलते हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन बता दिया जो 5वीं लाइन में है उसी की बात हो रही, डेफिनाइट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे दा लगा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ। एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता ही है, तो वहाँ पे साउंड के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। आगे देखेंगे, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यहाँ पे दा लगेगा, डॉक्टर से पहले यहाँ पे क्या लगेगा आपका, दा लग जाएगा। दे हैव फॉर्म्ड ए यूनियन, दे हैव फॉर्म्ड ए यूनियन, उन्होंने एक यूनियन बनाई है, कोई भी एक यूनियन डेफिनेट है नहीं, इसलिए ए और एन में से लगेगा। यूनियन जो है
आपको बताया गया था कि वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है उसके बेस पे आपके ये क्वेश्चंस होते हैं। ये जो आर्टिकल ए और एन लगते हैं, यूनियन ये से स्टार्ट होगा तो ए हो जाएगा। राम हैज एन अम्ब्रेला, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है ये तो बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है। राम हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला जो है ए से स्टार्ट हुआ, ए है सवर, तो एन हो जाएगा। ठीक है। ही वॉज सेंट टू फिलिंग द ब्लैंक प्रिजन आफ्टर कन्विक्शन, सेंट टू द प्रिजन, इसमें क्या लगेगा, दा लग जाएगा। ए सन शुड बी ओबिडेंट, ए सन शुड बी ओबिडेंट, इसमें ए हो जाएगा। ठीक है। सिल्वर इज ए यूजफुल मेटल, इसमें नो आर्टिकल, हर बार आर्टिकल भी नहीं लगाना है आपको। सिल्वर इज ए यूजफुल एलिमेंट, गोल्ड इज ए प्रीशियस एलिमेंट, इनके आगे आर्टिकल दा नहीं आता है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपके पास हैं फिलर्स, आपके पास हैं क्या है, फिलिंग द ब्लैंक। क्या है आपके पास आगे, फिलिंग द ब्लैंक। आगे आप देखोगे 101 में आप देखोगे आई फिलिंग द ब्लैंक आ चुके हैं, फिलर्स जिसको बोलते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग आएगा इसमें, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये मैंने करवाया था प्रीपोजिशन में, आपको कहाँ करवाया था, प्रीपोजिशन में। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू बी इसका आंसर हो जाएगा, जो 101 नंबर क्वेश्चन है सी सेट में। 102 वाले का देखेंगे, द सोल्जर वर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज, क्या आएगा, ए आंसर हो जाएगा। 103 में आप देखोगे हैविंग नोन दैट सी वॉज अर्ली, हैविंग नोन क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। वर्ब टॉपिक में नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर आपको करवाया था जिरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल में आपको करवाया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जब आपको करवाया परफेक्ट पार्टिसिपल, वहां पे बताया था कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है नो, न्यू, नोन, वही है ये बी आंसर। ठीक है। 104 में आप देखोगे ए स्टूडेंट विल फेल इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, इसमें इफ आ जाएगा। ये आपका है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस जो आपको करवाया था मैंने कंडीशनल सेंटेंस में। आगे बढ़ेंगे, इट वाज डिफिकल्ट टू रिमूव माय फीट एज इट हैड गोट स्ट्रक फर्मली इन द मड, भाई मेरे जो पैर है ना बुरी तरह से कीचड़ में फंस चुके हैं, फर्मली मतलब टाइटली कीचड़ में धंस चुके हैं, अब मैं नहीं निकाल सकता पैर को। ओविंग टू द पावर कट इन द एरिया फैक्ट्रीज आर बीइंग फोर्स्ड टू ले ऑफ मैन, डी आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, डी, ले ऑफ। सम पीपल फिलिंग द ब्लैंक देमसेल्व्स इनटू बिलीविंग दैट दे आर इंडिस्पेंसिबल, इसमें आंसर क्या होगा, डिल्यूड। शांति से आप देख लोगे, यही आंसर इनके हैं। देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज, क्या होगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। देयर आर डाइवर्जेंट व्यूज ऑन द इश्यूज ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉयज, अलग अलग व्यूज हैं, बहुत सारे व्यूज हैं एम्प्लॉयज को बोनस देने के इश्यू के ऊपर। 109 वाले में देखोगे फॉरबोर्ड हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड सौरभ टू लीव द रूम एंड फॉरबोर्ड हिम टू रिटर्न, वापस आने से मना कर दिया। ठीक है, फॉरबोर्ड हो जाएगा। 110 में डिस्पेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दे मेट द डॉक्टर एट द पार्टी हु मैनेज टू डिस्पेंस सम एडवाइस देयर चाइल्ड, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। लास्ट में जो आपका है क्लोज टेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोज टेस्ट और PQRS इनमें समय लगता है, इसलिए 1 घंटे का टाइम होता है, 120 क्वेश्चन करने होते हैं। तो क्लोज टेस्ट को बिल्कुल लास्ट में करना है, समय बहुत लेता है। अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए, वोकैब पावर चाहिए, ग्रामर पावर चाहिए, लेकिन ये भी आपको करवाए गए थे जब मैंने आपको PYQ सोल्व करवाए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व कराए। आपके ACC के सभी जो पीछे ACC चाहे वो 125 हो, 124 हो, 123, 122 कैसे ये हों, ठीक है, सब आपको करवाए जा चुके थे। वो भी क्लोज टेस्ट भी करवाए गए थे, लेकिन ये लास्ट में आपको करने थे। PQRS भी लास्ट में करने थे, उससे पहले बाकी जो पार्ट था ग्रामर का या वोकैब का वो आपको करना चाहिए था। ठीक है, जो आपका ये जो क्लोज टेस्ट है चाइना के ऊपर डिपेंड है, चाइना के बारे में जो वहाँ के बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी बात चल रही है। जो कमर्शियल बैंक्स उनके हैं, स्टेट ओन्ड बैंक जो उनके हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं, उसकी बात चल रही है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो पहला जो फिलर्स है 111 नंबर जो सी सेट में है, उसमें पहले का आंसर क्या, अवार्ड हो जाएगा, क्या होगा, अवार्ड। ठीक है, शांति से देख लेंगे इसको, पहले का आंसर अवार्ड हो जाएगा। सेकंड का आंसर क्या होगा, रन। क्लोज टेस्ट में सेकंड का आंसर क्या होगा, डी। 112 का आंसर क्या होगा, रन। ठीक है, 113 का आंसर क्या होगा, शेयर।
ठीक है। 113 का आंसर क्या होगा? शेयर। 114 का आंसर क्या होगा? सुपरवाइज्ड। क्या बनेगा? सुपरवाइज्ड। 115 का आंसर क्या बनेगा? मोस्ट। ठीक है। और 116 का आंसर क्या बनेगा? बोरो। उधार लेने की बात होगी, इसमें बोरो की बात होगी। 117 का आंसर क्या बनेगा? अकाउंटेड। इंक्लूड, अकाउंटेड, फुलफिल्ड, अचीव्ड, इनमें से क्या बनेगा? अकाउंटेड बनेगा। आगे बढ़ेंगे 118 में बढ़ेंगे, ब्रांचेज। क्या बनेगा इसका? ब्रांचेज। 118 का ब्रांचेज हो जाएगा। 119 में क्या बनेगा आपका? ऑलमोस्ट। और 120 का क्या बनेगा? रिवाइटलाइज। क्या बनेगा? रिवाइटलाइज। ठीक है। ये आप देख लेंगे, बाकी जो ए और बी सेट वाले हैं वो भी देख लेंगे। ये आपका आईसी पार्ट 1 हो चुका है, जो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा था। 1 घंटे में 120 क्वेश्चन थे, कम नहीं 120 क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, डिफेंस ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो आप आराम से 70, 80, 90 नंबर तक ले सकते हो। 80, 90 नंबर ले सकते हो। यहाँ भी आपको 50% में आपका नॉर्मली पेपर निकल जाता है, लेकिन 90 नंबर आप ले सकते हो। 100 नंबर भी ले सकते हो जिसने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है। यहाँ पे इसके अलावा अब बात करते हैं आईसी पार्ट 2। किसकी बात होगी अभी? आईसी पार्ट 2 की बात होगी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन है, सब्जेक्टिव वाला जो है, उसकी बात करते हैं। अब इसमें आप देखोगे, आपको 300 वर्ड में एक लेटर लिखना था। कितने सारे लेटर्स आपको करवाए गए? ठीक है। उनमें से आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये करवाया गया है आपको। वुमेन के बारे में बताया था, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया था, क्राइम अगेंस्ट वुमेन आपको बताया था, ये मैं करवा चुका था अगर आपने अच्छे से वीडियोज़ देखी हैं तो। इसके अलावा आप देखोगे 4 में से एक लिखना था, या इसको आराम से आप लिख सकते थे। अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई थी, सारी चीज़ें आपको बताई गई थी, कैसे कैसे आपको लिखना है, क्या करना है। लेटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो एडिटर को लेटर लिखते हैं हम लोग, द हिंदू को या किसी भी अखबार वाले को, ये आपको करवाया गया है। ठीक है। ये मॉस्किटो वगैरह के बारे में बता रहा है। अभी मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, डेंगू का फैलने का खतरा है आपकी कॉलोनी वगैरह में, आपके वहाँ पे लोकेलिटी में। तो वहाँ पे आपको क्या करना था कि वहाँ पे गवर्नमेंट वालों को बताना था, भाई यहाँ पे आके एक बार छिड़काव कर दो दवाई वगैरह का, ये चीज़ बताना था। ये जो आपका अब जो इसके अंदर जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, जिसको पैसेज बोल देते हैं, वो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आप देखोगे उसके आंसर भी आप देख लो। ठीक है। उसके आंसर क्या होगा? पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है जिसमें फेथ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फेथ। ठीक है। फेथ के बारे में आपको बताना था। फेथ के बारे में बताना था कि फेथ, इस पैसेज को पढ़ के ध्यान से, और फेथ के बारे में देखना था। फेथ डज नॉट डिपेंड ऑन रैशनल एंड लॉजिक, फेथ इज ए पर्सनल स्टैंड, फिल्स अस विद जॉय एंड पीस। इसका क्या था आंसर? डी, ऑल ऑफ दीज। फेथ वाला जो था, ए जो लिखा हुआ है इसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आईसी पार्ट 2 में, उसका डी आंसर है, ऑल ऑफ दीज। सभी की बात करता है फेथ। ठीक है। अगले में देखेंगे, हेयर टुडे देयर टुमारो। ये पैराग्राफ जो 5th है, पैरा वी का मतलब है जो ये अलग अलग पैराग्राफ लिखे हुए इसने। 5 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें ये बताना था, रिफर्स टू आवर फेथ। ये किसको रिफर कर रहा है यहाँ पे? हमारे फेथ को। आज हमारा फेथ यहाँ है, कल वहाँ है। ठीक है भाई, आज आपका फेथ किसी चीज़, अलग चीज़ में है, आने वाले टाइम में किसी और चीज़ में हो जाएगा। ये फेथ के बारे में बात चल रही थी, इसका बी आंसर हो जाएगा, आवर फेथ। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, व्हाट वाज आइंस्टाइन्स बिलीव अबाउट फेथ। आइंस्टाइन का बिलीव क्या था फेथ के बारे में? उसने क्या बिलीव किया? इसका सी आंसर है, मतलब सी वाले का 3rd आंसर है। बिलीव्ड इन द ऑर्डरली, सी होगा इसका, बिलीव्ड इन द ऑर्डरली हार्मोनी ऑफ व्हाट एग्जिस्ट, ये हो जाएगा। व्हाट डज वन गेन फ्रॉम हैविंग फेथ? करेज। क्या होगा इसका? करेज। फेथ रखने से क्या मिलता है? करेज मिलता है, ये इसका आंसर है। इन व्हाट वे डज सफरिंग बिकम प्राइसलेस? कब होगा? यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करने लग जाओगे, तब क्या हो जाएगा आपका? प्राइसलेस हो जाएगा, सफरिंग। व्हाट डज द राइटर से दैट लॉजिक हैज नो प्लेस इन फेथ? इसका आंसर क्या बनेगा? एवरीथिंग कैन बी साइंटिफिकली प्रूवन। इसका 3rd हो जाएगा, एफ वाले का। एफ वाले का सी आंसर है, यानी 3rd वाला। जी वाले में देखेंगे, एक्सेप्टिंग द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। व्हाट इज द डेफिनेटिव पाथ टू इनर पीस? एक्सेप्टिंग द इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। हाउ इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस सुपीरियर टू इंटेलिजेंस? कैसे है वो ज़्यादा? कॉस्मिक इंटेलिजेंस स्मार्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्या होगा इसका? ए आंसर हो जाएगा, एच वाले का। द सिनोनिम ऑफ गिव अप इन पैराग्राफ सी, जो 3rd नंबर पैराग्राफ है, वो अलग अलग पैराग्राफ दिए हुए हैं उस पैसेज के अंदर, अलग अलग ऐसे पैराग्राफ हैं। तो सी वाला पैराग्राफ जो है उसमें गिव अप लिखा हुआ है। गिव अप का मतलब सरेंडर होता है, वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सी वाले में, सरेंडर, वही इसका आंसर है। द एंटोनिम ऑफ परमानेंट, परमानेंट का एंटोनिम क्या होगा? ट्रांजिएंट।
ट्रांजिएंट क्या होता है? जो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, जल्दी खत्म हो जाता है, मोमेंट्री, उसको ट्रांजिएंट बोलते हैं। ऐसे आप इसको देख लेंगे। द ऑब्जेक्ट डज द राइटर यूज टू पर्सोनिफाई फेथ। कौन सी ऑब्जेक्ट को राइटर ने फेथ को क्या किया है? पर्सोनिफाई किया। पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है? फेथ का मानवीकरण किया है। किस ऑब्जेक्ट के द्वारा दिखाया है पैसेज के अंदर? आइंस्टाइन्स टेलीग्राम, ए होगा इसका। आई वाले का क्या बनेगा? पहला। आइंस्टाइन्स टेलीग्राम के द्वारा उसने फेथ को पर्सोनिफाई किया है। फेथ जो है उसको मानव की तरह बताया गया है। ठीक है, इस टाइप से कुछ। पैराग्राफ आई में क्या बताया है? एन एक्सप्लेनेशन ऑफ कंट्रोलिंग प्रिंसिपल ओपिनियन, इसका क्या बनेगा? रैशनल। क्या बनेगा इसका? रैशनल। एम वाले में होगा बी, यानी सेकंड वाला। पैराग्राफ 2 के अंदर क्या बोल रहा है? कंस्टिट्यूटिंग और ब्रिंगिंग अबाउट ए मेजर और फंडामेंटल चेंज, इसका बनेगा रिवोल्यूशनरी। ठीक है, एन वाले का क्या बनेगा? रिवोल्यूशनरी। एंटोनिम ऑफ वर्थलेस इन पैराग्राफ 4, पैराग्राफ 4 में वर्थलेस का क्या होगा? प्राइसलेस। वर्थलेस क्या होता है? जिसको कीमत ना हो। वर्थलेस क्या है? जिसकी कोई कीमत ना हो। उसका उल्टा क्या होगा? प्राइसलेस, जो बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। ठीक है। एंटोनिम ऑफ परपेचुअल इन पैराग्राफ 5th पैराग्राफ में परपेचुअल का क्या होगा? एंटोनिम इम्परमानेंस। परपेचुअल क्या होता है? जो हमेशा चलता रहता है, और इम्परमानेंस जो परमानेंट नहीं है जो। ठीक है, ये 2 पिक्चर यहाँ पे गिवन थी। इन 2 पिक्चर को देख के आपको इनके ऊपर 100 वर्ड्स में आपको लिखना था। ये आपकी इमेजिनेटिव पावर के ऊपर डिपेंड थी, क्रिएटिव पावर के ऊपर आप डिपेंड थी आपकी। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था आपको ज़्यादा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। आप बार बार देखोगे वही चीज़ आ रही है। वुमेन एम्पावरमेंट में आपको करवा चुका था। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान कितनी बार हो चुका है। वुमेन इन कॉम्बैट रोल इन आर्म फोर्सेज, वुमेन का क्या रोल है, ये भी मैं करवा चुका हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी हो चुकी थी, आपको घबराना बिल्कुल नहीं था। जिन लोगों ने अच्छी मेहनत की है वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आईसी पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। और आगे जो ACC 127 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग ACC 127 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग 7082950147 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ACC 127 के लिए आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, बेस्ट स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, PYQ प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और आपको पूरा कोर्स मिलेगा। हर एक टॉपिक के हिसाब से वीडियोज आपको मिलेंगी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ACC 127 का एग्ज़ाम निकालने में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दिया है जितना हो पाया। ठीक है, लगभग 51-52 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आई होप आपने एंजॉय किया इस वीडियो को। मिलेंगे आगे ACC 127 वाले जो बच्चे आगे आएंगे कोर्स लेने के लिए, या जो पढ़ेंगे हमारे साथ, उनसे मिलते रहेंगे। तो हर एक आदमी, हर एक जो सोल्जर है वो ऑफिसर बन सकता है। आपके अंदर जो अगर जज्बा नहीं है अभी, तो उसको जगाइए। ठीक है, और अपनी लाइफस्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। आपके साथ साथ आपके आने वाली जनरेशन्स की लाइफस्टाइल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है ACC की, उसके थ्रू आपको ऑफिसर बनना है। और डिफेंस गुरुजी की पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी हुई है। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।